वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट सेम का इनऑर्गेनिक का यूनिट 1 उसका ए पार्ट। उसके कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं। एक्चुअली पूरा सिलेबस ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, बट उसमें हम लोग कुछ स्पेशल या इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन क्या करने वाले दोस्तों, डिस्कस करने वाले डियर फ्रेंड। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपको मधुमक्खियाँ दिख रही है, बताओ किसी एक मधुमक्खी को आप कंसिडर करो और आपको अगले सेकंड में उसका पोजीशन क्या होगा और मोमेंटम क्या होगा, कहाँ पर होगा वो और कितनी तेज़ी से वो उड़ रहा होगा। क्या आप लोग मुझे बता पाओगे दोस्तों? बिल्कुल नहीं, शायद बहुत दिक्कत होगी। यही तो है दोस्तों हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रॉन क्या है। सो व्हाट इज हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखिए आपके सामने ही ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है। व्हाट इज दैट? The momentum and position of a small particle that is electron cannot be known simultaneously। मतलब आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ आप डिफाइन नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आपको ये दिखाई देगा, इसमें जो मैंने एक कार्टून बनाया है उस कार्टून में क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या लिखा हो यहाँ पर दोस्तों? जैसे देखिए ये बोल रहा है हाउ कैन यू पॉसिबली नो वेयर आई एम एंड हाउ फास्ट आई एम गोइंग एट द सेम टाइम। बोल रहा है कि तुझे कैसे पता होगा, तू कैसे बताएगा, बताए तो कि मैं कितने स्पीड में कितना फास्ट जा रहा हूँ और एट द सेम टाइम मेरा मोमेंटम क्या होगा। अब ये क्या बोल रहा है? आई एम लिविंग यू, यू आर द डेड एट जॉब एंड गोइंग आवर फास्ट। मैं नहीं बता सकता भैया, वो बहुत मेरे सोच के बाहर है, तो मैं नहीं बता सकता। और उसको हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइंड किया है दोस्तों? डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन एच बाय 4 पाई, क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली उसका पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते दोस्तों। इसलिए हेसनबर्ग ने क्या किया है, उसको सिंपली डिफाइन करने के लिए, अब बताने के लिए एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता, बट कहाँ पर है, कितना होगा। डेल एक्स what is called as the position and del p is the momentum, ठीक है ना, is equals to or greater than h by 4 pi। h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको पता है वो भी कांस्टेंट है। सो इट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है वेयर डेल एक्स रिफर्स टू द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी रिफर्स टू द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड एच इज द Planck's constant दोस्तों, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी नोन साइमल्टेनियसली, ठीक है दोस्तों। देखो अब इसको फिर से एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बताते हैं हम लोग कि इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज प्रिसाइजली नोन, पोजीशन अगर प्रिसाइजली आपको कुछ हद तक अगर आप बता भी देते हैं, बट उसके मोमेंटम के बारे में अनसर्टेनिटी होगी, there will be uncertainty about the momentum and vice versa। The probability of finding electrons at certain position in atoms is only possible when they are at fixed energy level। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो है ना, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट सर्टेन पोजीशन इन एटम्स ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर एट अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। बट उनकी तो एनर्जी लेवल फिक्स है ही नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। या फिर याद रखिए कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल है वो सर्कुलर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम लोग उसको सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं एटम को, बट ठीक है, बट एग्जैक्टली सोलर सिस्टम के जैसा नहीं है दोस्तों। एटम स्फेरिकल हम लोग कहते हैं, स्फेरिकल है, इट्स ओके, बट उसमें जो फिर इलेक्ट्रॉन जो मूव होते हैं वो बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह मूव नहीं होते, जिगजैग है, एक का रिपल्शन मिलता है कि और अपना वो पोजीशन चेंज कर लेता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोस्तों, ठीक है। सो लेट टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब हम चलते हैं, गिव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद टर्म्स इन्वॉल्व इन इट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस स्क्वायर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है? द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना मस्त नज़ारा है ना, कितना ब्यूटीफुल है ना। देखिए कितने प्यारे प्यारे वेव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप इसका कोई इक्वेशन बनाइए तो मुश्किल है ना, बट कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए। इलेक्ट्रॉन एज अ वेव फंक्शन, उसका अगर हमें बनाना है तो हमें देखना पड़ेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो फिर से वही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका बिहेवियर किस तरीके से, एक बच्चे का बिहेवियर आप अगले सेकंड में एग्जैक्टली कैसे होगा,
थोड़ा आप गेस कर सकते हो, बट एग्जैक्टली कैसे होगा ये अब नहीं बता सकते। तो फिर इसको किस तरीके से किया है डिफाइन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल्स टू 0, वेर साई क्या है, वेव फंक्शन है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ई total energy of an electron, V potential energy of an electron. As above differential equation of second order, it has these several solution for psi. मतलब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसके psi के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। Many values of psi are imaginary and only those values are valid which satisfy the following conditions. इसमें जो psi के वैल्यूज़ है वो मैक्सिमम इमेजिनरी होंगे जो आप निकालोगे, और वही वैलिड होंगे जो नीचे दिए हुए कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कौन से कंडीशन, द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, वेव फंक्शन कंटिन्यूस चाहिए, psi मस्ट बी फाइनाइट इनफिनिट चाहिए, ठीक है ना, फाइनाइट चाहिए, psi मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, और psi सिंगल वैल्यूड चाहिए दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर की, तो कौन से सिग्निफिकेंस है, द इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एनर्जी और क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज कैन बी डिस्क्राइब। इलेक्ट्रॉन को एक तो आप क्या, वेव एनर्जी या फिर एक नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव चार्ज का आप क्लाउड है, जमावड़ा है, जंक्शन, आप ऐसा आप डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है ना, साई और साई स्क्वायर के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड, according to the Bohr, the probability of finding an electron is proportional to the square function that is psi square. बोर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के जो मिलने के चांसेस है, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जो होगा उसके हिसाब से जो है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी दोस्तों, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सो कौन सा है थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके सामने है, व्हाट आर दी क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन विद सिग्निफिकेंस। व्हाट आर दी क्वांटम नंबर्स, क्या है क्वांटम नंबर, हमको पता है, दीज आर द सेट ऑफ फोर नंबर्स यूज्ड टू असाइन द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज गिवन। सिंपल सा अगर है, सिंपली अगर आपको डिफाइन करना है, मैं आपको और तरीके से बताऊं, क्वांटम नंबर्स क्या है कि सेट ऑफ फोर नंबर यूज्ड टू असाइन द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस तरीके से अगर आपका एड्रेस डिफाइन करना है, आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप इस मोहल्ले में रहते हैं, इस एरिया में रहते हैं, इस तहसील में रहते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ऐसे आपके 4 टैगलाइन होंगे कम से कम, है ना दोस्तों, मोर देन 4। तो उसी तरीके से ये 4 टैगलाइन या फिर 4 जो एड्रेस लाइन है, इससे हम इलेक्ट्रॉन का कहाँ पर पोजीशन, लोकेशन कहाँ पर है वो एटम में हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो कौन सा, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोस्तों, देखिए पहले मैं आपको जो पढ़ के लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। इट वॉज प्रपोज बाय बोर एंड डिनोटेड बाय एन से इसको डिनोट करते हैं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शेल KLMN, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है कि जब हम लोग बात करते हैं एक क्या बोलते हैं उसको कि शेल में या फिर एटम के अराउंड जो शेल्स है ना, KLMN शेल, तो सिंपली फर्स्ट शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1, L का होगा 2, M का 3, N का, मतलब शेल नंबर इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है दोस्तों। और उसमें जो सब शेल है, जैसे फर्स्ट शेल है तो उसमें S सब शेल होता है, सेकंड शेल में S और P सब शेल, थर्ड में SPD सब शेल, उस तरीके से ये जो SPD सब शेल्स है उसको हम कहेंगे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड इंडिकेटेड बाय द L। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सब शेल्स और सब लेवल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सब शेल। समझ में आ रहा है? तो जो सब शेल है उसके शेप के बारे में बताता है, इसको इंडिकेट करते हैं L से। सो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इसको कहा जाता है या फिर सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है दोस्तों। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर या इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को। थर्ड हम लोग लेते हैं दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हाट अबाउट दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इट वाज प्रपोज्ड बाय ज़ीमैन एंड डिनोटेड बाय M. इट गिव्स द नंबर ऑफ परमिटेड ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। द वैल्यू ऑफ M वेरीज फ्रॉम L to -L to +L। मतलब मान के चलिए कि एक सबशेल हम P की बात करते हैं, है ना, P सबशेल में ऑर्बिटल्स कितने? 3, Px, Py, Pz। तो इसको नोटेशन कैसे देंगे हम लोग? Px जो है -L से
माइनस एल से प्लस एल, मतलब आपका सिंपल सा जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू बीच में जो होगा, जैसे 3 है, पी तो 3 है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी, पी सब शेल की, तो पी सब शेल में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल से, तो बीच में का 0 इधर आएगा, इक्वली डिपेंड करना है, -1 0 +1, इस तरीके से आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा जो ओरिएंटेशन बताएगा सब शेल्स का। ठीक है दोस्तों। सो फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। दोस्तों व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? सिंपली जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिनिंग मोशन है, मतलब घूमता है, वो अपने एक्सिस में क्या करता है, वो रोटेट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। तो दो तरीके के स्पिन क्वांटम नंबर पॉसिबल है, जो क्लॉकवाइज घूमेगा वो +12, जो माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो -12। ठीक है दोस्तों। कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नॉट स्पेशली, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, एक +12 दूसरा -12 दोस्तों। ठीक है, ये देखिए अब आपको दिखाया दोस्तों कि ये शेल सब शेल और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप एक, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक नज़र डालिए तो आपको पता चलेगा, जैसे शेल नंबर 1, ठीक है ना, शेल नंबर 1 2 3 4, मतलब शेल नंबर 1, उसमें सब शेल क्या होगा, सब शेल जो है सिर्फ 1s होता है। ठीक है ना, तो एल वैल्यू 0, सब शेल 1, ओरिएंटेशन 0, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। आप इसको देख के बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। मान के चलिए शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 2 में क्या क्या होता है, 2s और 2p, तो देखिए 2s के लिए 0, याद रखिएगा सिंपल सी बात है, जो एल वैल्यू है, एल वैल्यू फॉर एस इज इक्वल्स टू 0, एल वैल्यू फॉर पी 1, एल वैल्यू फॉर डी 2, एल वैल्यू फॉर एफ 3, इस तरीके से। ठीक है, याद रखना दोस्तों। सो 1s 0, 2s 0, मतलब s के लिए क्या होगा 0, p के लिए देखिए 1, p के लिए क्या होगा 1, और d के लिए 2, f के लिए 3। तो आप इसमें समझ जाएंगे सेकंड शेल में कौन कौन से है, s और p है, तो 0 और 1, तो 0 मतलब 0 ही होगा, लेकिन 1 का मतलब क्या होगा, अगर हम l वैल्यू 1 लेते हैं तो ओरिएंटेशन -1 टू +1, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3। आप इससे आसानी से समझ जाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द शेप ऑफ s p d and f ऑर्बिटल्स। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले इस पर एक वीडियो बना के दे चुका हूँ दोस्तों, और वो 3D पिक्चर, उसमें 3D व्यू लास्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, बट फिर भी हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले s की बात करें तो हमको पता है s जो है स्फेरिकल बॉल शेप है, अर्थ का जैसे आप पिक्चर देखते हो सिंपल उसी तरीके से 3 एक्सिस में दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग p की बात करते हैं तो p में कितने हैं दोस्तों, p में है 3, कितने, px py pz। वो कैसा है, दीज आर डम्बल शेप, कौन से, डम्बल शेप है। तो डम्बल शेप किस तरीके से, ये आपके सामने पिक्चर है दोस्तों, px py एंड pz, px मतलब जो x एक्सिस में, py जो y एक्सिस में, pz जो z एक्सिस में दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल क्या है दोस्तों, डबल डम्बल शेप है, d ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप है। d ऑर्बिटल कितने हैं, 5 d ऑर्बिटल हैं, तो कौन से है, dx है, dy है, dz है, dz, तो d ऑर्बिटल कौन से हैं दोस्तों, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके के ऑर्बिटल है, देखिए आप यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर इसका भी क्लियर जो व्यू है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अदरवाइज आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। शेप्स ऑफ दिस ऑर्बिटल्स वेरी डिफ्यूज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एफ की। किसकी बात कर रहे हैं, एफ के जो है। ठीक है दोस्तों, शेप्स ऑफ दिस ऑर्बिटल आर वेरी डिफ्यूज हैंस कॉम्प्लिकेटेड, दिस आर 7 ऑर्बिटल करस्पॉन्डिंग द ओरिएंटेशन। आपको इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो डोंट टेक द लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, बट ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है 5 जो 7 जो डी ऑर्बिटल, ठीक है, 3 3 6 + 1 7, कौन से, एफ ऑर्बिटल, सॉरी एफ ऑर्बिटल है, वो डिफ्यूज है, उसकी स्टडी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो क्या है दोस्तों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर। मतलब किसी भी शेल के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का चारों के भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है,
देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखा होगा, नेक्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 3 एक जैसे हो सकते हैं बट 14 एक जैसा होगा कि नहीं। मान के चलिए दोस्तों आप और आपका फ्रेंड एक मोहल्ले में रहते हैं, तो उनके लिए 3 क्वांटम नंबर, मतलब स्टेट सही वही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा, आपका जो आप जहाँ पे रहते हो मान के चलिए कि जो विलेज है वो सेम रहेगा, आपका जो मोहल्ला वो भी सेम रहेगा, बट आपका और उनका उसका दोनों का घर का नंबर या प्लॉट नंबर सेम रहेगा, नाम सेम रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। सो 3 क्वांटम नंबर कैन बी सेम बट फोर्थ विल बी डिफरेंट। मतलब अगर दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन अगर पी सब शेल में है तो शेल नंबर ठीक है सेम रहेगा, मान के चलिए तीसरे में है तो तीसरा शेल नंबर 3, सब शेल पी है तो उसकी जो वैल्यू होगी। उसके बाद अगर दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में है तो उनका जो एल वैल्यू है, ठीक है ना, एन वैल्यू, एल वैल्यू और एम एल वैल्यू जो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है वो भी सेम होगा, बट उनका ओरिएंटेशन तो अलग होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ होगा। इसका मतलब चारों के चारों भी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते दोस्तों। दैट इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, ये आपका पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वैसे मैं नोट्स दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, तो नोट्स आप लोग ठीक है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा या फिर पीडीएफ फाइल भी आपको दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। State and explain above principle, B Hund's rule and C principle of extra stability। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है फिर above principle। Above is a German word which means the building of। It states that electron enters into various shell and subshell according to their increasing energy. This means that electron first enter into the orbital of lower energy and then orbital of higher energy as shown in figure। सीधी सी बात है, अब वो प्रिंसिपल कहता है कि जो हमारे शेल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से दोस्तों, तो फर्स्ट शेल पहले फिल होगा फिर सेकंड शेल फिर थर्ड शेल, ऐसा नहीं होगा। तो किस तरीके से फिल होगा दोस्तों? जिसकी एनर्जी कम है शेल पे मत जाना है हमें, जिसकी एनर्जी कम है लोअर एनर्जी पहले फिल होगा उसके बाद हायर एनर्जी। जैसे देखिए ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है 1s की टोटल एनर्जी कितनी होगी? शेल नंबर 1 सब शेल एस की वैल्यू 0, तो 1 + 0 1। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 2 + 0 2, 2 + 1 3, तो 1 फिर 2 3। तो आप इस तरीके से भरना, पहले 1s भरेगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p फिर 3s, उसके बाद फिर 3p फिर 3d नहीं दोस्तों 4s, क्योंकि 3p की वैल्यू कितनी होगी? 3 + 1 4 और 4s की वैल्यू 4 + 0 1। बट इसमें से ठीक है दोस्तों 3p भरने के बाद 3d क्यों नहीं जा रहा है? 3d की वैल्यू कितनी है? 3 + 2, d का l वैल्यू 2, 3 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 वैल्यू, 3 + 2 5। और 4s की बात करते हैं हम लोग, तो 4s में टोटल वैल्यू 4 + 0 4, 3d 5 4s 4, तो पहले 4s भरेगा दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट एज पर अबव प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या कहता है ये? पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल ऑफ सेम ऑर्बिट डज नॉट स्टार्ट अंटिल दीज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद द सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि जब तक जो ऑर्बिटल है सब शेल में वो हाफ फिल नहीं होते तब फुल फिल नहीं होंगे। वेरी सिंपल, आप पहले भी पढ़ चुके हो, आई एम रिपीटिंग अगेन। मतलब ऐसा है कि अगर मुझे पहले 1s को देखिए, जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s 2s 2p, तो टोटल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो फिल कैसे होगा? पहले 1s में 1 आएगा फिर दूसरा 1s में आएगा, क्योंकि पहले हाफ फिल फिर फुल फिल। उसके बाद 2s, ये अलग अलग सबशेल है ना दोस्तों, है ना। देखिए 1s अलग सबशेल है, 2s अलग सबशेल है, 2p अलग सबशेल है। जैसे हम लोग बात करते हैं 1s की, तो पहले 1 उसके बाद 2 में आएगा, 2s में 1 हाफ फिल फिर फुल फिल। अब 2p तो 1 1 1 ईच, ऐसे नहीं होगा कि px में 2 आया फिर उसमें 1, इस तरीके से नहीं, 1 1 1 ईच फिल्ड होगा। उसके बाद पेयरिंग होगा। अगर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है तो फिर क्या होगा? ये 1 1 1 1 फिल होगा, उसके बाद मतलब पेयरिंग होगा। सो दैट इज नथिंग बट द हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नीचे का स्टेटमेंट भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। द p ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 p ऑर्बिटल्स, दिस इज बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2p subshell will fill all the empty orbital first before pairing with electrons in them। अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है जैसे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है तो पेयरिंग चालू होगी दोस्तों। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लेट टेक द नेक्स्ट वन फर्दर मोर।
प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या कहता है दोस्तों? सिंपली देखिए, स्टेट दैट एम्प्टी, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल आर एक्स्ट्रा स्टेबल। एक तो टोटल एम्प्टी या फिर हाफ फिल्ड, अगर डी की बात करें है ना, डी ऑर्बिटल हम कंसिडर करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 1 1 ईच फिल होगा, उसके बाद ही उसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी, अनटिल पेयरिंग विल नॉट बी। ठीक है, तो एम्प्टी, हाफ फिल्ड या फुल फिल ऑर्बिटल जो है वो क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसीलिए जब हम लोग एग्जाम्पल लेते क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होना चाहिए दोस्तों? क्रोमियम का होना चाहिए D4 स्टेट होना चाहिए क्रोमियम का। बट देखिए आप लोग दोस्तों यहाँ पे D5 स्टेट में, क्यों? क्योंकि उसने 4s से जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया और खुद को स्टेबल कर लिया। ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या करता है दोस्तों कि D4 से D5 स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और D5 स्टेट में खुद को स्टेबल करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और लाइक को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय।